कुछ लोगों में होता है टैलेंट और कुछ लोगों में होती है जिद कुछ करने की। अब जो भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं वह जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना कितना मुश्किल होता है। ऐसी सिचुएशन में मैं यही सोचता कि मेरे हाथ में क्या है, पर पता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की खास बात होती है, ये आपकी काबिलियत आपकी 10th-12th के मार्क्स से जज नहीं करती, पर क्या सिर्फ सपने देखने से काम चल जाता है? सिर्फ सोचने भर से सपने पूरे हो जाते हैं? तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कॉम्पिटिशन में कितने लाख लोग खड़े हैं, कितनी सीट है, आपको बस इससे फर्क पड़ता है। जिद आखिर क्या होती है? किसी चीज के पीछे पड़ जाना या किसी चीज के पीछे इस कदर पड़ जाना कि आप पागल हो जाए। आपके दिमाग में 24 घंटे बस उसी चीज का घूमना, आपके अंदर उस आग का होना कि आपको वह चीज हर हाल में चाहिए ही चाहिए। कुछ ऐसी ही आग और जिद की कहानी मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। कैसे मेरी जिद ने बार बार फेल होने के बावजूद मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप सबके सामने खड़े होकर अपनी कहानी सुना सकूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव त्यागी है। करंटली आई एम वर्किंग एज ए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई सपना जरूर होता है। किसी का सपना क्रिकेटर बनने का होता है तो कोई फिल्म स्टार बनने के सपने देखते हैं। ऐसे ही कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहनने के सपने देखते हैं। मेरा भी एक ऐसा ही सपना था, दिल्ली पुलिस की ये वर्दी पहनने का। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। स्कूलिंग मेरी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से हुई। हमारा स्कूल दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पढ़ता था, तो हम ना स्कूल टाइम में कॉलेज लाइफ जीने लग गए। मतलब स्कूल बंद करके मूवीज देखना, घूमना फिरना। इस वजह से कभी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, जिस वजह से मैं पढ़ाई में बिलो एवरेज स्टूडेंट बन के रह गया। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक सपना भी देखना शुरू कर दिया था, दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने का। मुझे आज भी याद है, हमारे कॉलेज में फेस्ट चल रहा था। उस टाइम बदलापुर मूवी आई थी, तो उस मूवी की स्टारकास्ट ठीक मेरे सामने स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और उनके प्रोटेक्शन में कुछ कांस्टेबल स्टेज के चारों तरफ खड़े थे और मैं वरुण धवन यामी गौतम को छोड़ उन कांस्टेबल्स की वर्दी को बोलने लग गया। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक मैं इस खाकी वर्दी के पीछे पागल था। पर क्या सिर्फ सपने देखने से काम चल जाता है? सिर्फ सोचने भर से सपने पूरे हो जाते हैं? नहीं ना, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। सपने तो मैं दिल्ली पुलिस में जाने के लिए देख रहा था, पर पढ़ाई लिखाई के मामले में बिल्कुल जीरो था। स्कूल के दिनों की मार्कशीट में आज भी देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कितना बड़ा नालायक था। लिटरली मैं स्कूल में अपने टीचर से खूब पिटा और उस पिटने के बावजूद मेरे मार्क्स 40% के करीब आते थे। जी हाँ, 40%। पर पता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की खास बात होती है, ये आपकी काबिलियत आपके 10th-12th के मार्क्स से जज नहीं करती, या बस देखते हैं आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। खैर, जैसे तैसे 12th करने के बाद मुझे अपने पहले इश्क से रूबरू होने का मौका मिला, यानी कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती मिली। फॉर्म फिल करते ही मैं लग गया सुबह शाम दौड़ मारने। जिन दोस्तों ने पुलिस फोर्स या आर्मी की भर्ती की तैयारी की होगी वो जानते होंगे, इसमें आपकी पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी देखी जाती है। तो मैं सुबह शाम दौड़ मारता और रात में दिल्ली पुलिस की वर्दी के सपने देखता। फिर कुछ टाइम बाद फिजिकल टेस्ट की डेट आ गई। मेरी तैयारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिजिकल की डेट से एक हफ्ते पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे एंकल में एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। वो मेरे स्ट्रगल की पहले ठोकर थी। फिर भी मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा। मैंने सोच लिया था कि ऐसे तो नहीं जाने दूंगा इस मौके पर। सबने मना किया, मत कर, और ज्यादा चोट लग सकती है, लेकिन मेरी जिद कहाँ मानने वाली थी। फिजिकल से एक रात पहले मैंने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी और पूरे जोश से पहुंच गया अगले दिन फिजिकल देने। पर जैसे ही गया था वैसे ही मुझे वापस लौटना पड़ा। फिजिकल में क्लियर नहीं हो पाया। खैर, कुछ महीनों बाद भगवान ने एक और मौका दिया। इस बार हेड कांस्टेबल के फॉर्म निकले, तो लगा भगवान मुझे सिपाही नहीं सीधा हवलदार बनाना चाहता है। फिर से मेहनत करनी शुरू की, फिर से सुबह शाम दौड़ और रात को दिल्ली पुलिस के सपने। इस बार फिजिकल आराम से क्लियर हो गया, तो लगा चलो अब तो हो ही जाएगा सपना पूरा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैंने फिजिकल टेस्ट क्लियर तो कर लिया, लेकिन रिटर्न में फेल हो गया। रिटर्न में फेल होने के बाद मुझे पता चला मेरा एक नहीं दो दुश्मन, पहला इंग्लिश और दूसरा मैथ्स। इन्हीं दोनों दुश्मनों की वजह से मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। अब जो भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं वह जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में यह दोनों सब्जेक्ट कितना बड़ा रोल निभाते हैं। इंग्लिश और मैथ्स से लास्ट टाइम हमारा 10th में आमना सामना होगा, और जिसमें इंग्लिश में 42 और मैथ्स में 38 नंबर है। और साथ ही साथ ना 21 का भी होने वाला था, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस में सिपाही की जो मैक्सिमम एज होती है वो भी आने करीब ही थी। कोई ऐसे गाइड करने वाला भी नहीं था कि कोई यह बताए कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इन सब चीज़ों से परेशान ही था कि एक दिन मेरे एक दोस्त किशोर ने मुझे बताया कि एसएससी हर साल सीपीओ के फॉर्म निकालती है। सीपीओ मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एक कंबाइंड एग्जाम होता है। ये सुनते ही ऐसा लगा भगवान मुझे एक मौका और दे रहा है। शायद भगवान मुझे हवलदार या सिपाही नहीं सीधा थानेदार बनाना चाहिए। फिर क्या था, मैं लग गया तैयारी में। लेकिन सीपीओ की तैयारी करना इतना भी आसान नहीं है। ये जो सीपीओ का एग्जाम होता है ना, इसको एसएससी हर साल कंडक्ट कराती है।
जो 4 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले प्री, उसे क्लियर करने के बाद आप फिजिकल टेस्ट देते हो, उसे क्लियर करने के बाद मेंस होता है, उसे क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ होती है जिसमें यह डिसाइड होता है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट मिले। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो टॉप 50 में आते हैं, तब जाके ही उनको दिल्ली की सीट मिल पाती है, बाकी को पैरामिलिट्री फोर्सेस की सीट मिल पाती है। अब दिक्कत ये थी कि पहले पेपर को क्लियर करे बिना आप दूसरे और तीसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते, और पहला ही पेपर मैथ्स और इंग्लिश का था जिसमें हम पहले ही करीब थे, क्योंकि मन में ना एक जिद थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर मैंने सबसे पहले सिलेबस को उठाया। जो भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वो पहले अपने सिलेबस को देखें, उसे देखकर समझने की कोशिश करें कि आपकी कमजोरी क्या है, किस सब्जेक्ट में या किस पार्ट में आपको मेहनत करने की जरूरत है। जब आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, मतलब तैयारी का। इसके लिए मैंने अपना एक फंडा बनाया, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट। मतलब आप कितने भी स्मार्ट हो जाइए, लेकिन आपकी तैयारी की जो बुनियाद होती है ना, वो हार्डवर्क से ही तैयार हो पाती है। मतलब पहले हार्डवर्क से अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद स्मार्ट वर्क से अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए। ऐसे ही कुछ मैंने किया। मैंने देखा मेरे मैथ्स और इंग्लिश दोनों कमजोर है, तो सबसे पहले मैंने इन पर मेहनत करनी शुरू की। 10th के बाद मैंने इन दोनों से बचने के लिए ही आर्ट्स स्ट्रीम ज्वाइन करी थी, पर आज यही दोनों सब्जेक्ट मेरी किस्मत लिखने वाले थे। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने अपनी बेसिक्स क्लियर करी। बेसिक्स क्लियर करने का फायदा ये हुआ कि पहली बार में ही मैंने SSC का एग्जाम क्लियर कर दिया और मेरा CISF SI में सिलेक्शन हुआ। घर में सब खुश हो गए कि लड़का दरोगा बनेगा। पूरे गांव में पापा ने मिठाई भी बंटवा दी, जिस वजह से पूरे गांव बिरादरी में ये खबर फैल गई कि अनिल त्यागी का लड़का दरोगा बन गया। हर कोई बधाई देने के लिए घर आ रहा था, पर इतना सब होने के बाद भी मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो दिल्ली पुलिस चल रही थी। अब मैं यहाँ बता दूं, आई रिस्पेक्ट ऑल द फोर्सेस, बट सबकी अपनी अपनी एक पसंद होती है। कोई नेवी में जाना चाहता है, कोई CRPF ज्वाइन करना चाहता है। ऐसे ही मेरे मन में DP के लिए ही क्रेज था, तो मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। घर वालों ने भी बोल दिया कि तुझे जो ठीक लगे वही कर, लेकिन मेरे सिलेक्शन की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। घर से बाहर निकलती हर किसी का बस एक ही सवाल होता था कि बेटा कब जा रहा है ट्रेनिंग। अब मैं उनको ये बोलता कि मैं नहीं जा रहा, तो लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि इसे कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बस अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना कोई सरकारी नौकरी छोड़ सकता है। इस सब के बाद मैंने घर से निकलना ही बंद कर दिया। वो 1 साल मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। आप सब भी जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है लोगों के ताने सुनते हुए अपनी तैयारी करना, और मैं वही कर रहा था। करीब 1 साल बाद SSC का फिर से नोटिफिकेशन आया। मैंने फिर से CPO एग्जाम दिया। एग्जाम भी अच्छा हो गया था, लेकिन जैसे ही मैं जयपुर से एग्जाम देकर घर वापस आया तो पता चला कि पेपर लीक था और कैंसिल कर दिया गया, और अब पेपर ऑफलाइन ना हो गया ऑनलाइन हो गया। अब अपनी लाइफ में मैं पहली बार कोई ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहा था, इसकी टेंशन में कॉन्फिडेंस मेरे काफी डाउन था। जिसका रिजल्ट ये हुआ, प्री तो क्लियर कर लिया मैंने, लेकिन पिछली बार से 25 से 30 नंबर कम स्कोर कर पाया। अब लगा कि जैसे इस साल भी DP से हाथ धो बैठूंगा, लेकिन मेरी जिद रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस जिद के चलते मैंने सोचा कि करना है तो करना है। ऐसी सिचुएशन में मैं यही सोचता कि मेरे हाथ में क्या है, जो भी मेरे हाथ में होता उसको मैं अपनी पूरी डेडिकेशन से करता और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देता। तो मेरे हाथ में अब मेंस का एग्जाम था। मैंने पूरी डेडिकेशन से मेंस की तैयारी शुरू कर दी। मुझे अभी भी याद है इंग्लिश मेंस के लिए मैंने अपनी वोकैबुलरी को कैसे बिल्डअप किया था। उसके लिए मेरे गुरुजी थे अजय सर। उनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि राइट, स्पीक एंड लिसन। मैंने उसको फॉलो किया। जितनी भी वोकैब थी मैंने पहले उसको एक नोटबुक में नोट डाउन किया, उसके बाद उसको बोल बोल के रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जब भी कहीं बाहर जाता ईयरफोन्स लगा के वोकैबुलरी को सुनता रहता, जिसकी वजह से मेरी वोकैबुलरी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई। सारे वर्ड्स मेरे माइंड में ऐसे सेट हो गए कि मैं कहीं भी कोई वर्ड देखता तो तुरंत उसका मीनिंग मेरे मुंह से निकल के सामने आ जाता। साथ ही साथ मैंने मार्केट से जितने भी प्रैक्टिस सेट थे सब उठा लिए और सब सोल्व करने लगे, और उसमें जो भी कुछ मैंने नया सीखा उसको अलग से एक नोटबुक में नोट किया और उसको फिर रिवाइज करता डेली। इस वजह से मेरी इंग्लिश में काफी अच्छी पकड़ हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो 35 नंबर का गैप था वह कवर नहीं हो पाया, और केवल 1.5 नंबर से मैं फिर से दिल्ली से चूक गया और फिर से मुझे CISF वैसा ही मिला। इस बार मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। ऊपर से लोगों ने पूछ पूछ कर खून पी रखा था कि आप कब जाएगा ट्रेनिंग पे, जाएगा भी या नहीं जाएगा, या फिर हमारा पागल ही बना। लेकिन मेरी जो जिद थी ना वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ लोगों में होता है टैलेंट और कुछ लोगों में होती है जिद, कुछ करने की, अपनी किस्मत को बदलने की। मैं दूसरे टाइप वाला था, मतलब जिद्दी। सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ मैं फिर से अपनी तैयारी में लग गया कि इस बार आर या पार। इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने, जिसकी वजह से मेरे जो प्री में कम स्कोर करने का कारण था मैथ्स,
उसमें मेरे फुल मार्क्स है। और इंग्लिश मीन्स जो कि सिलेक्शन के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उसमें मेरे 200 में से 195 मार्क्स है। इस वजह से लगने लगा कि इस बार डीपी की सीट लगभग पक्की ही है। लेकिन शायद भगवान मेरी जिद को अभी और आजमाना चाहता था। हुआ यह कि फिजिकल से ठीक एक हफ्ते पहले मुझे डेंगू हो गया। फिजिकल क्लियर करना तो दूर, उस समय ठीक से चल पाने की ताकत भी नहीं बची थी। तो मैं एक ग्लूकोज का पैकेट लेकर पहुंच के जलंधर, जहाँ मेरा फिजिकल होना था। करीब 2 बजे मेरा नंबर आया। पूरी चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। जैसे ही मैं फिजिकल ग्राउंड में दाखिल हुआ, मुझे नहीं पता क्या ये कैसे हुआ, लेकिन एक अलग ही एनर्जी मेरे अंदर आ गई। मैंने आराम से फिजिकल क्लियर कर दिया। फाइनली जो सपना मैं अपनी खुली आंखों से देखा करता था, दिल्ली पुलिस की वर्दी विद 2 शाइनी सिल्वर स्टार्स, मुझे आखिरकार मिल ही गई। एंड फ्रॉम दैट टाइम आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ इन रियलिटी। लेकिन मानिए दोस्त, अगर मेरे जैसे स्कूल बंक करने वाला लड़का, मैथ्स इंग्लिश से बचने के लिए आर्ट्स स्ट्रीम ज्वाइन करने वाला लड़का अपने सपने को पूरा करने के लिए ऐसे टॉप कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। बस आप में वो एक जिद होनी चाहिए आगे बढ़ने की, अपने सपने को पूरा करने की, अपनी किस्मत को बदलने की। जब आप ऐसे करते हो तो ईश्वर आपको आजमाता जरूर है, लेकिन आपके लक्ष्य के प्रति आपके पागलपन को देखकर वो भी आपकी किस्मत को बदलने के लिए मजबूर होता है। और जब यही जिद आपके अंदर आ जाती है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कंपटीशन में कितने लाख लोग खड़े हैं, कितनी सीट है। आपको बस इससे फर्क पड़ता है कि आप आगे जाना चाहते हैं, हर हाल में आगे जाना चाहते हैं। और यही वो जिद थी जिसने एक ऐसे लड़के को एसएससी में टॉप करवाया जो कभी स्कूल जाने के नाम से रोता था। इस जिद ने उस लड़के को यहाँ तक पहुंचाया जिसका लोगों के कानों ने घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था। मैं आप सबसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यह लड़का अपनी जिद से यहाँ तक पहुंच सकता है, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप भी पहुंच सकते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि उठ जा और लग जा अपने दबे हुए सपने को पूरा करने में। डोंट वरी, आज नहीं तो कल तेरा टाइम भी आएगा, लेकिन मार्क माई वर्ड्स, आएगा जरूर। सो बी मोटिवेटेड एंड बी जिद्दी।